India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। तमाम कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जजों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सामने आई सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में दरार। नियुक्ति प्रक्रिया पर जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस नजीर ने जताई असहमति। कहा पत्र संचलन से रायशुमारी गलत। 30 सितंबर की कॉलेजियम बैठक रद्द। धर्म संसद के दौरान भड़काऊ भाषण मामले में उत्तराखंड दिल्ली सरकार से जवाब तलब। यति नरसिंहानंद के कथित आपत्तिजनक इंटरव्यू की ट्रांसक्रिप्ट भी कोर्ट ने मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एनसीआर से पटाखों पर नहीं हटाएंगे प्रतिबंध। प्रदूषण पर जताई चिंता। याचिका में एफआईआर और दंडात्मक कार्रवाई की भी है मांग। शिवसेना के चुनाव चिन्ह को फ्रीज करने के चुनाव आयोग के फैसले को उद्धव गुट ने दिल्ली हाईकोर्ट में दी चुनौती। उद्धव गुट ने कहा आयोग ने बिना किसी सुनवाई के ही चुनाव चिन्ह जब्त किया। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के अंदर जजों की नियुक्ति को लेकर असहमति हो गई है। आपको बता दें कि इस बात का खुलासा अब कॉलेजियम के संयुक्त बयान से सामने आया है। बयान में ये भी कहा गया है कि केंद्रीय कानून मंत्री ने चीफ जस्टिस यूयू ललित को 7 अक्टूबर में लिखे गए पत्र के मद्देनजर अपने उत्तराधिकारी घोषित करने को लेकर बैठक खारिज की जाती है। जो 2 जज नियुक्त किए के लिए अपनाए गए प्रक्रिया से असहमत थे वे हैं जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एस अब्दुल नजीर। दोनों जजों ने पत्रों के संचलन के माध्यम से विचार प्राप्त करने की प्रक्रिया पर आपत्ति जताई थी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में दरार अब खुलकर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एक संयुक्त बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि क्योंकि कॉलेजियम एक आम सहमति नहीं पहुंचा सका और इस तथ्य के आलोक में कि केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने 7 अक्टूबर को सीजेआई ललित को एक पत्र भेजकर उनसे अपने उत्तराधिकारी को नामित करने का अनुरोध किया। सभी विचार विमर्श जो कि 30 सितंबर की बैठक में होने वाले थे वो बैठक अब नहीं होगी। संयुक्त बयान में इस बात का खुलासा हुआ है कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एस अब्दुल नजीर ने सीजेआई यूयू ललित ने पत्र के संचलन के माध्यम से शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नति के लिए संभावित उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया पर आपत्ति जताई थी। क्योंकि बैठक नहीं हुई इसलिए सीजेआई ललित ने 30 सितंबर को सदस्यों को पत्र लिखकर प्रस्तावों के संबंध में उनके विचार मांगे। इस प्रस्ताव को जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस के एम जोसेफ ने अपने संबंधित पत्र के माध्यम से जारी किए। अलग अलग पत्रों द्वारा डॉक्टर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एस अब्दुल नजीर ने जज नियुक्ति पर अपनाए जा रहे तरीके पर आपत्ति जताई थी। दोनों जजों ने पत्रों के संचलन के माध्यम से विचार प्राप्त करने की प्रक्रिया पर आपत्ति जताई। इसके बाद 2 अक्टूबर को सीजेआई ललित ने इन दोनों जजों को पत्र लिखकर फिर से वैकल्पिक सुझाव मांगे, लेकिन संवाद का कोई जवाब नहीं आया। इस बीच 7 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय कानून मंत्री का एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें सीजेआई से 9 नवंबर 2022 तक अपने उत्तराधिकारी को सीजेआई का पद संभालने के लिए नामित करने का अनुरोध किया गया है। प्रथा के मुताबिक जब सीजेआई चुनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो जजों की नियुक्ति नहीं हो सकती है।
इस पृष्ठभूमि में कॉलेजियम ने बिना किसी कार्रवाई के 30 सितंबर की बैठक को खत्म करने का फैसला किया। पत्र में पदोन्नति के लिए जिन नामों की सिफारिश की गई थी वो हैं पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रविशंकर झा, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल, मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति PV संजय कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता KV विश्वनाथन। बैठक में ये भी पता चला है कि 26 सितंबर को हुई एक बैठक में कॉलेजियम ने सर्वसम्मति से बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता को शीर्ष अदालत में पदोन्नत करने पर सहमति व्यक्त की थी। 10 अन्य नाम को जो विचाराधीन थे, कॉलेजियम ने उन न्यायाधीशों द्वारा दिए गए अधिक निर्णयों की जांच करना उचित समझा और बैठक को 30 सितंबर के लिए स्थगित कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। हेट स्पीच से जुड़े हुए 2 अलग अलग मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है और ऐसे में आपको बता दें कि पहले केस में याचिका जो दाखिल अवमानना याचिका दाखिल है और ऐसे में इसमें उत्तराखंड दिल्ली सरकार से जवाब तलब किया गया है। बेंच ने मामले को 4 सप्ताह के बाद सूचीबद्ध करने के लिए कहा है। दूसरा केस हेट स्पीच और हेट क्राइम से जुड़ा हुआ है, जिसमें कोर्ट ने कार्रवाई पर जानकारी तलब की है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से हेट स्पीच रोकने के लिए दिशा निर्देश की मांग की है। कोर्ट ने 31 अक्टूबर तक हलफनामा दाखिल करने की इजाजत दी। सुप्रीम कोर्ट में हेट स्पीच से जुड़े 2 मामलों में सुनवाई हुई। पहले मामले में दिल्ली और उत्तराखंड में हुई धर्म संसद के दौरान भड़काऊ भाषण के मामले में दाखिल अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने धर्म संसद में हेट स्पीच मामले में अवमानना का आरोप लगाने वाली याचिका पर उत्तराखंड दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। तुषार गांधी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई है, जिसमें उत्तराखंड के DGP और दिल्ली पुलिस को हिंदू युवा वाहिनी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के संबंध में हेट स्पीच देने के मामले में कार्रवाई न करने का आरोप है। कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार और दिल्ली सरकार को तथ्यात्मक स्टेटस और उनके द्वारा दी गई कार्रवाई के बारे में बताते हुए हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने कहा कि इस स्तर पर वे तुषार गांधी द्वारा दायर अवमानना याचिका में नोटिस जारी नहीं करेंगे। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारत के महाधिवक्ता R वेंकट रमनी ने कुछ दिन पहले ही अपने कार्यालय का कार्यभार संभाला था, बेंच ने मामले को 4 सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने के लिए कहा। याचिका में कहा गया है कि घटनाओं के तुरंत बाद हेट स्पीच सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन फिर भी उत्तराखंड पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने में 4 दिन का समय लिया, वह भी केवल एक व्यक्ति के खिलाफ। दूसरा हेट स्पीच मामले को CGI की बेंच ने सुना। ये हेट स्पीच और हेट क्राइम पर कार्रवाई की मांग का मामला है। CGI ने याचिकाकर्ता को हेट क्राइम और हेट स्पीच से जुड़ी कुछ घटनाओं का ब्यौरा देने को कहा। कोर्ट ने पूछा कि इन घटनाओं में क्या हुआ, कार्रवाई हुई या नहीं। साथ ही कोर्ट ने कहा कि हमें ये देखना होगा कि इनमें कौन लोग शामिल हैं और कौन नहीं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से सहमति जताते हुए कहा कि भड़काऊ भरे भाषणों से पूरा माहौल खराब हो रहा है और इसे रोकने की जरूरत है। याचिकाकर्ता हरप्रीत मनसुखानी ने कहा, बहुसंख्यक समुदाय अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहा है। अब इस साजिश को रोकने के लिए कोर्ट के दिशा निर्देश की आवश्यकता है। कोर्ट ने इस मामले में मनसुखानी को 31 अक्टूबर तक हलफनामा दाखिल करने की इजाजत दी। सुप्रीम कोर्ट 1 नवंबर को मामले में अगली सुनवाई करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं हरिद्वार में हेट स्पीच के आरोपी यति नरसिंहानंद के खिलाफ अवमानना की मांग मामले में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की बेंच ने याचिकाकर्ता से यति नरसिंहानंद द्वारा कोर्ट के खिलाफ कथित आपत्तिजनक इंटरव्यू की ट्रांसक्रिप्ट कोर्ट में दाखिल करने को कहा है। मामले में याचिकाकर्ता शशि नेल्ली ने ट्रांसक्रिप्ट दाखिल करने के लिए समय की मांग की है। इस पर आपको बता दें कि कोर्ट ने याची को 3 हफ्ते का समय देते हुए कहा है कि मामले की सुनवाई 3 हफ्ते बाद होगी। दरअसल सामाजिक कार्यकर्ता शशि नेल्ली ने जनवरी में पूर्व अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को पत्र लिखकर यति नरसिंहानंद के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई करने की इजाजत देने की मांग की थी, जिसे अटॉर्नी जनरल ने स्वीकार कर लिया था। जिसके बाद उनके खिलाफ अवमानना का मामला चलाने के लिए आपको बता दें कि नेल्ली ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। नेल्ली ने अपने पत्र में कहा था कि यति नरसिंहानंद ने सुप्रीम कोर्ट और संविधान के खिलाफ टिप्पणी की थी।
वहीं दिल्ली एनसीआर में पटाखे पर पूर्ण प्रतिबंध के मामले में सुनवाई हुई। जस्टिस एमआर शाह ने कहा है कि हम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से पटाखा पर प्रतिबंध नहीं हटाएंगे। हमारा आदेश बहुत स्पष्ट है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा है कि आप प्रदूषण को तो देख ही रही हैं। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि प्रदूषण पराली की वजह से है। हालांकि कोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लिए अन्य याचिकाओं के साथ जोड़ दिया। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा कि ओर से अब सुप्रीम कोर्ट ने दाखिल याचिका में दिल्ली सरकार को आपको बता दें कि स्वीकार्य पटाखों की बिक्री, खरीद और पटाखे चलाने के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी करने के आदेश की मांग की है। मनोज तिवारी ने याचिका में कहा है कि जीने के अधिकार के बहाने धर्म की स्वतंत्रता को नहीं छीना जा सकता। याचिका में दिल्ली सरकार को अनुमति योग्य पटाखों की बिक्री, खरीद का नए दिशा निर्देश जारी करने की मांग की गई है। बता दें कि दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण के स्तर पर अंकुश लगाने के लिए सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है। इसके अलावा याचिका में सभी राज्यों को स्वीकार्य पटाखों की बिक्री या उपयोग करने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर या कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है। दरअसल दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण के स्तर को रोकने के लिए सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर रोक लगा दी है। दिल्ली सरकार के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। दिल्ली सरकार ने भी पटाखे की बिक्री पर 1 जनवरी 2023 तक रोक लगा रखी है। वहीं यूपी में एनकाउंटर को बढ़ावा देने पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को जारी किया नोटिस और राज्य सरकार से स्थित रिपोर्ट तलब की है। बताया भी जा रहा है कि याचिकाकर्ता के वकील ने कहा है कि विधानसभा में ही राजनीतिक नेता कहते हैं कि अपराधी ठोक दिए जाएंगे। ये चित्रकूट हत्याकांड के पृष्ठभूमि में सीजीआई ने यूपी सरकार से पूछा कि मामले में कोई जांच हुई है। यूपी सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि जांच आयोग अधिनियम के तहत जज की नियुक्ति की गई है और विधानसभा में रिपोर्ट पेश की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ जेल अधिकारियों और अन्य को दोषी पाए गए और विभागीय कार्रवाई भी हुई है। वहीं सीजीआई ने 31 अक्टूबर तक राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इससे पहले स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश भी दिए गए। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी के नेता अनिल देशमुख की मुश्किलें कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। प्रवर्तन निदेशालय या ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनिल देशमुख को जमानत देने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की अपील पर ईडी की याचिका को स्वीकार कर लिया। शीर्ष कोर्ट में जल्द ही इस मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए जाने की संभावना है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में देशमुख को बॉम्बे हाईकोर्ट ने 4 अक्टूबर को जमानत दे दी थी। हालांकि हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया था कि ईडी को सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का समय देने के लिए जमानत आदेश 13 अक्टूबर से प्रभावी होगा। इस मामले की जांच ईडी द्वारा की जा रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ईडी द्वारा अपने समक्ष पेश किए सबूतों के आधार पर टिप्पणी की थी कि देशमुख को इस मामले में दोषी नहीं ठहराए जाने की अधिक संभावना है। इस बीच अनिल देशमुख ने भी बीते मंगलवार को विशेष कोर्ट में सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार के मामलों में जमानत देने की गुहार लगाई है। शिवसेना के नाम और सिंबल को लेकर चल रही दोनों गुटों की लड़ाई अब दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गई है। शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष बाण फ्रीज करने के चुनाव आयोग के फैसले के बाद उद्धव ठाकरे दल ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनाव आयोग के खिलाफ याचिका दायर की है। उद्धव ठाकरे गुट ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया है। कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग ने उनके द्वारा भेजे गए कागजात और डॉक्यूमेंट की जांच पड़ताल न करते हुए शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष बाण फ्रीज कर दिया है। वहीं आज दोपहर उद्धव ठाकरे और शिवसेना के एकनाथ शिंदे दोनों गुटों के वकीलों ने चुनाव आयोग को अपनी पसंद की पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह सौंप दिए हैं। सूत्रों से आई खबर के अनुसार एकनाथ शिंदे ने भी चुनाव आयोग के पास त्रिशूल, उगता सूर्य और गदा में से किसी एक चुनाव चिन्ह को जारी करने की मांग की है। हालांकि इससे पहले शिंदे गुट की तरफ से तुतारी, गदा और तलवार
चुनाव चिन्ह का सुझाव दिया गया, आयोग को दिया था। साथ ही आपको बता दें कि इसके साथ ही एकनाथ शिंदे गुट ने अपनी पार्टी के नाम के साथ बाला साहब का नाम वो जोड़ना चाहते हैं और इससे संबंधित एक पत्र भी चुनाव आयोग को दिया गया है। शिंदे गुट चाहता है कि उनकी पार्टी के नाम के साथ शिवसेना प्रबोधनकार या फिर शिवसेना बाला साहेब नाम जुड़े। दिल्ली हाईकोर्ट में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कहा है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कथित सदस्यों के खिलाफ दर्ज मामले में एफआईआर और गिरफ्तारी के आधार पर प्रति हाल में एक एजेंसी द्वारा किए गए एक छापे की गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद यूसुफ को प्रदान की गई। एनआईए की ओर से पेश हुए विशेष लोक अभियोजक ने हालांकि रिमांड आवेदन की प्रति मांगने वाली प्रार्थना पर इस आधार पर आपत्ति जताई कि इस तरह की राहत मांगने के लिए उपयुक्त मंच निचली अदालत है, न कि हाईकोर्ट। जस्टिस अनूप कुमार मेहंदीरत्ता की पीठ को सरकारी वकील ने यह भी बताया कि एजेंसी द्वारा तैयार किया गया रिमांड आवेदन जांच अधिकारी द्वारा रखी गई केस डायरी के समान है, जिसमें कहा गया है कि आरोपी के पास इसकी आपूर्ति का अंतर्निहित अधिकार नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि रिमांड आवेदन की प्रति को एफआईआर की प्रति के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, जिसे एजेंसी द्वारा आरोपी को आपूर्ति की गई है। साथ ही आपको बता दें कि कहा यह भी जा रहा है कि सरकारी वकील ने कहा है कि रिमांड आवेदन केस डायरी के समान है, इसमें वह सभी सामग्री है जिसकी हम जांच कर रहे हैं। जांच प्रारंभिक चरण में है, विवरण गोपनीय है और यदि प्रदान किया गया तो हमारी जांच में बाधा आ सकती है। यदि वे अपील करना चाहते हैं, उन्हें पहले ट्रायल कोर्ट जाना होगा। ट्रायल कोर्ट में जाने के लिए उन्हें स्वतंत्रता दी जा सकती है, पहले इसका फैसला होने दें। दूसरी और यूसुफ का प्रतिनिधित्व करने वाले एडवोकेट आदित्य पुजारी ने तर्क दिया है कि रिमांड आवेदन देने से आरोपी को एजेंसी द्वारा मांगी गई रिमांड का विरोध करने में मदद मिलेगी और यह आरोपी पर लगाए गए आरोपों का भी खुलासा करेगा। हालांकि एसपीपी ने प्रस्तुत किया है चूंकि विशेष न्यायाधीश के पास हर दस्तावेज तक पहुंच है और ऐसे में इसलिए ट्रायल कोर्ट को यह फैसला करना है कि आरोपी को कौन से दस्तावेज की आपूर्ति या खारिज करना है। इसी के आधार पर कोर्ट ने सुनवाई 11 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। आने वाली फिल्म आदिपुरुष के अभिनेताओं और निर्माताओं पर कार्रवाई की मांग करते हुए दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में अभिनेता प्रभास, सैफ अली खान और कृति सेनन की आने वाली फिल्म आदिपुरुष को लेकर याचिका दाखिल कर 5 नवंबर को उस पर सुनवाई होगी। कोर्ट 5 नवंबर को तय करेगा कि ये याचिका सुनवाई योग्य है या फिर नहीं। दरअसल वकील राज गौरव ने अर्जी दाखिल कर कहा है कि फिल्म आदिपुरुष में अभिनय करने वालों और निर्माताओं के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। याचिका में कहा गया है कि फिल्म आदिपुरुष में हिंदू देवताओं, विशेष रूप से हनुमान और राम को गलत तरीके से चित्रित किया गया। फिल्म में भगवान हनुमान को चमड़े की पोशाक पहने हुए दिखाया गया है और भगवान राम को भी गलत तरीके से पेश किया गया है, जो कि धार्मिक भावना के खिलाफ है। याचिका में याचिकाकर्ता ने फिल्म की रिलीज और उसके टीजर से आपत्तिजनक हिस्से को हटाने के संबंध में यूट्यूब समेत इंटरनेट मीडिया को निर्देश देने की मांग की है। याचिकाकर्ता राज गौरव ने इस तर्क देते हुए इसे कहा है कि फिल्म आदिपुरुष में भगवान राम और हनुमान के चरित्र को गलत तरीके से चित्रित करने से हिंदू समुदायों की धार्मिक आस्थाएं, भावनाएं आहत हुई है। वहीं मामले पर सुनवाई 10 अक्टूबर सोमवार को सुबह की जाएगी। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में आगे कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में रामायण जैसे महाकाव्य के मूल स्वरूप में हेरफेर नहीं कर सकते। रामायण ये भारत की संस्कृति, सभ्यता और आध्यात्मिक व धार्मिक हिस्सा है, धर्म का भी हिस्सा है। उन्होंने कहा है कि असल में भगवान राम की पारंपरिक छवि शांत प्रिय है, जबकि फिल्म आदिपुरुष के टीजर में एक अत्याचारी, प्रतिशोधी और गुस्सैल व्यक्ति के रूप में उन्हें चित्रित किया गया।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि डीएनए टेस्ट रिपोर्ट का बलात्कार के मामले में आरोपी के पक्ष में आना कोई ठोस सबूत नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप उसके खिलाफ कार्रवाई समाप्त हो जाएगी। जस्टिस एम नागप्रसन्ना के एकल पीठ ने आपराधिक कार्रवाई के खिलाफ आरोपी की याचिका खारिज करते हुए कहा है कि अगर आरोपी के खिलाफ डीएनए टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो ये उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई के लिए ठोस सबूत का गठन करेगा। अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो अन्य सामग्रियों का वजन और रिकॉर्ड पर सबूतों की पुष्टि के लिए उस पर विचार किया जाना चाहिए। इसीलिए ये ऐसा ठोस सबूत नहीं बनता है जिसके परिणाम स्वरूप मामले में आरोपी याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्रवाई समाप्त की जा सके। अदालत ने मध्य प्रदेश के सुनील बनाम राज्य में टिप्पणी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया। मैसूर में दर्ज मामले में याचिकाकर्ता पर पिछले साल 12 साल की बच्ची का यौन शोषण करने के अपराध का आरोप लगाया गया था। बाद में पता चला कि लड़की गर्भवती है। पुलिस ने जब चार्जशीट दाखिल की तो डीएनए जांच रिपोर्ट तैयार नहीं आई थी। बताया भी जा रहा है कि इसके बाद डीएनए रिपोर्ट आरोपी के पक्ष में आई, क्योंकि उसकी राय थी कि भ्रूण का डीएनए नमूना आरोपी के नमूने से मेल नहीं खाता है और इसके बाद उसने अपने खिलाफ आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने की मांग वाली याचिका के साथ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पीठ ने डीएनए रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है। डीएनए टेस्ट याचिकाकर्ता के पक्ष में सामने आया है। हालांकि इसमें कहा गया है कि आरोपी को कथित अपराधों के लिए पूरी तरह से दोष मुक्त नहीं करेगा। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका खारिज की। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार को सोशल मीडिया सहित ऑनलाइन सर्विस की पेशकश करने वाले डॉक्टर्स को रोकने के लिए कुछ नियामक उपाय बनाने चाहिए। जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश की पीठ ने कहा है कि ये सार्वजनिक डोमेन में है और सोशल मीडिया यानी कि इंस्टाग्राम, ट्विटर या फेसबुक पर तथाकथित डॉक्टर्स की बड़ी संख्या है। जैसे कि जिस भी मेडिकल फिल्म का मामला होगा, डॉक्टर उसमें खुद को पेश करते हैं। ये सार्वजनिक डोमेन में भी है और वे सभी झोला छाप डॉक्टर्स हैं जो इंस्टाग्राम पर लोगों को प्रभावित करने वाले हैं। अदालत ने कहा है कि सोशल मीडिया पर ऐसे कई लोग हैं जो डॉक्टर्स होने का दावा करते हैं लेकिन किसी भी नैतिकता से बंधे हुए नहीं हैं या फिर किसी भी मानदंड से नियंत्रित नहीं है। शिकायतकर्ता शंकर गणेश पीजेआईटी पेशेवर हैं। उसने आरोप लगाया है कि वे डेटिंग एप्लीकेशन टिंडर पर याचिकाकर्ता संजना फर्नांडिस उर्फ रवीरा के संपर्क में आया है और शिकायत के अनुसार एक रात जब वे चैट पर थे उसने खुद के पूरी तरह से तनावग्रस्त होने के बारे में बताया। वह व्यक्ति कोविड-19 लॉकडाउन की अवधि के दौरान क्लास 2 क्लास बेसिस पर है और ऐसे में उसके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर करता रहा। हालांकि कहानी में तब मोड़ आया जब पुरुष को महिला से व्यक्तिगत रूप से मिलने का शौक हुआ और वह उसे भद्दे मैसेजेस भेजने लगा। उसने कथित तौर पर महिला को अश्लील सामग्री और अन्य सामग्री वाले अश्लील मैसेजेस भेजे, जिसके परिणाम स्वरूप उसने उसका अकाउंट ब्लॉक कर दिया। उसकी प्रतिक्रिया से नाराज होकर वह व्यक्ति ने उस थेरेपी की सत्यता की खोज करना शुरू कर दिया जिसका महिला ने दावा किया था। उसे पता चला कि उसके पास इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया के 15 ऐसे प्रोफाइल है। इसके बाद उन्होंने आपको बता दें कि महिला के खिलाफ धोखाधड़ी के अपराध और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई। अदालत ने यह भी कहा कि कथित अपराध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत दंडनीय है। अपराध के साथ ही अदालत ने यह भी कहा है कि महिला ने पुरुष के खिलाफ अश्लील संदेश भेजने का मामला दर्ज कराया और ये फैसला लंबित है। और चलिए इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.